नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महाकुंभ 2025 का आयोजन देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर ले जाने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में लगभग 6,670 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभ आरंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। और हरिद्वार के जिलाधिकारी ने कार्यालयों में अनुपस्थित कार्मिकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। संध्या समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाकुंभ 2025 का आयोजन देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर ले जाने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री ने आज प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाकुंभ एकता और समानता का ऐसा महायज्ञ होगा जो राष्ट्र का मार्गदर्शन करेगा और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। महाकुंभ 2025 आधिकारिक तौर पर अगले साल 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 6,670 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश सरकार राज्य में युवा प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है। साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रयास न केवल खेलों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज में जागरूकता भी फैलाएगा। हिमालयी राज्यों में पाए जाने वाले भोजपत्र वृक्ष को लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के तहत वर्ष 2018 में अल्मोड़ा के कोसी स्थित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान ने हिमाचल प्रदेश में भोजपत्र वृक्ष प्रजाति पर सघन अनुसंधान किया। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस वृक्ष की संख्या लगातार घट रही है। आकाशवाणी से बातचीत में संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर M.H. लोधी ने भोज वृक्ष के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। हम सब जानते हैं भोजपत्र कितना महत्वपूर्ण वृक्ष है हमारे क्षेत्रों के लिए। हिमालयन क्षेत्रों में पाया जाने वाला, जो साधारण तौर पर 3,000 मीटर की ऊंचाई या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका पौराणिक महत्व हम सबको पता है कि कितना महत्वपूर्ण वृक्ष है, जिस पर पुराने समय में लेखन सामग्री के रूप में इसके वृक्षों की छाल को और पत्तों को यूज़ किया जाता था। तो इसके महत्व को ध्यान रखते हुए और इसके जो संख्या में कमी आ रही, हम लोगों के अध्ययन से ये भी पता चला कि हर हिमालयी क्षेत्र, चाहे वो हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, जहाँ जहाँ भी ये वृक्ष पाया जाता है वहाँ इसकी संख्या में कमी का आकलन किया गया है और इसकी संरक्षण की आवश्यकता को महसूस किया गया। तो इसको ध्यान रखते हुए मिशन के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट को फंड दिया गया है, जिसमें इसके संरक्षण की बात हम लोग कर रहे हैं।
चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के सीमांत गांव पिंडवाली में आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसके अलावा 275 से अधिक लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में विभागीय स्टॉल के माध्यम से विविध प्रमाण पत्र मौके पर जारी करने के साथ ही ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी करमीन सिंह ने आज जिले के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अनुपस्थित कार्मिकों का वेतन रोकने तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। श्री सिंह ने जिले में तैनात सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे बिना अवकाश स्वीकृति कराए कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी जनता के कार्यालय पहुंचने से पहले निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। चंपावत जिले में आज भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के साथ ही राहत और बचाव कार्यों के प्रति सतर्कता व जागरूकता प्रदान करना है। इस तरह की मॉक ड्रिल्स का जो बेसिक उद्देश्य ये होता है कि हम लोग जितने भी ऑफिसर्स हैं जो इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम से कंसर्न है वो अपने दायित्वों को समझ सकें। और जो आपदा में एक सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, जो एक टीम वर्क की बात की जाती है, उसको इंश्योर करने के लिए हम लोग ने ये मॉक ड्रिल करी है। उसका जो दूसरा पहलू है मॉक ड्रिल्स का वो ये है कि जो हमारे इस बीच में कुछ वॉलंटियर्स भी आए हुए हैं, कुछ GGIC के बच्चे हैं, कुछ हमारे NCC के वॉलंटियर्स हैं, इन लोगों को हम लोग जागरूक कर सकें कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग होती है, अगर कभी आपदा आए तो उसमें क्या करें क्या ना करें, इस संबंध में लोगों को जागरूक किया जाए। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के AI आधारित नेत्र जांच के शोध परियोजना में दून अस्पताल को शामिल किया गया है। दून अस्पताल पहुंची दिल्ली एम्स की AI स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नेत्र रोग विभाग के चिकित्सकों को नेत्र जांच के AI मॉड्यूल के बारे में प्रशिक्षण दिया। दून अस्पताल के रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज सारस्वत ने बताया कि AI आधारित ये शोध अगर सफल होता है तो इसकी मदद से एक साथ 50 से भी अधिक मरीजों की डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच की जा सकेगी। ये तकनीक पर्वतीय क्षेत्रों में मौजूद ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी मददगार होगी। शुगर के मरीज रहते हैं, उनके पर्दे की हम जांच की जाए तो जांच करके अगर उनमें हम AI के माध्यम से हम सही समय में पता कर पाएँ कि इनको रेटिनोपैथी डेवलप हो गई है तो उनको सही समय ट्रीटमेंट भी मिल पाएगा। तो यही सब करने के लिए उन्होंने अभी वो ट्रायल फेज़ में है, अभी वो ऐसे संस्थानों को सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर ये मरीजों को स्क्रीन करने की सुविधा है। अगर ये जल्दी ही मॉडल डेवलप हो जाता है तो भविष्य में जो दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ मरीज कई बार डॉक्टरों तक नहीं आ पाते हैं और उनके समय से उनको शुगर की बीमारी है और उनके पर्दे पर रेटिनोपैथी के अगर खतरा है तो इससे हम कम समय में ज़्यादा मरीजों को स्क्रीन कर पाएंगे। और पौड़ी जिले में 3 दिवसीय पौड़ी महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। महोत्सव में शतरंज, चित्रकला, रंगोली, कैरम और टैलेंट हंट प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस अवसर पर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि ऐसे महोत्सवों के माध्यम से कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का मंच मिलता है। पौड़ी के लोगों का उत्साह और ये लोग जो हैं प्रोत्साहित करते हैं, हम कलाकारों को प्रेरित करते हैं और हमारा हौसला बढ़ाती है ऐसी भीड़। तो मैं पौड़ी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पौड़ी महोत्सव का जो रंगत थी वो बनाए रखी और इस ठंड के बावजूद भी यहाँ डटे हुए हैं इस कार्यक्रम में। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में 53 देशों के 6000 से अधिक विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, जबकि विभिन्न आयुर्वेद कंपनियों की ओर से 250 से अधिक स्टॉल और परामर्श केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां आयुष की विभिन्न विधाओं के डॉक्टरों ने मरीजों का परीक्षण कर परामर्श दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महाकुंभ 2025 का आयोजन देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर ले जाने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में लगभग 6,670 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। और हरिद्वार के जिलाधिकारी ने कार्यालयों में अनुपस्थित कार्मिकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।